एक अक्सर गलत फहमी फैलाई जाती है कि जी शीला जी के टाइम पे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये आप ही की सरकार लड़ती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीला जी के पास जो पावर थी, आज हमारी सरकार से वो सारी पावर छीन ली गई है। कौन कौन सी वो पावर थी जो हमसे छीन ली गई है? 5 पावर थी जो शीला जी के पास थी, हमारे पास नहीं है। शीला जी के पास ये पावर थी कि वो किसी भी अफसर को ट्रांसफर कर सकती थी, उसकी पोस्टिंग कर सकती थी। उन्हें लगता था ये अफसर अच्छा है, अच्छा काम करता है, तो इसको ये अच्छी वाली पोस्टिंग दे दो, ये अच्छा काम करेगा। उसको ये लगता था ये अफसर गड़बड़ है, तो उनके पास पावर थी कि उसको यहां से हटा के यहां कर दो। मुझे बताया गया 1-2 अफसर तो ऐसे हैं जिनको 1-1 साल तक उन्होंने बिना पोस्टिंग के रखा था। तो उनके पास पावर थी ट्रांसफर और पोस्टिंग करने की। वो पावर हमसे आने के बाद केंद्र सरकार ने छीन ली। आज हम किसी भी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। उनके पास पावर थी कि कोई भी अफसर अगर गलत काम करे उसके खिलाफ विजिलेंस प्रोसीडिंग शुरू करने, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करने की, उस अफसर को सस्पेंड करने की, और अगर साबित हो जाए तो उस अफसर को नौकरी से डिसमिस करने की पावर शीला दीक्षित जी के पास थी। आज अगर हमारे सामने कोई अफसर गड़बड़ काम करे तो हमारे पास ये पावर नहीं है विजिलेंस की। केंद्र सरकार ने हमसे ये पावर छीन ली। शीला जी के पास पावर थी एंटी करप्शन ब्रांच की, कि अगर कोई अफसर भ्रष्टाचार करे तो शीला जी उसको पकड़ के जेल भेज सकती थी। हमारे पास ये पावर नहीं है। आज हमसे एंटी करप्शन ब्रांच मोदी जी ने छीन ली, प्रधानमंत्री जी ने छीन ली, केंद्र सरकार ने छीन ली। आज अगर कोई मेरी आंख के सामने कोई अफसर रिश्वत ले रहा हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। शीला जी के पास पावर थी खाली पोस्टों पे भर्तियां करने की। DSSS शीला जी के अंडर में आता था। आज हमारे पास पावर नहीं है खाली पोस्टों पे भर्तियां करने की, नई पोस्ट क्रिएट करने की। DSSS आज हमारे से छीन लिया गया है। हम कोई नई भर्तियां नहीं कर सकते। शीला जी के टाइम पे सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती थी, तो सारी फाइलें आज दिल्ली सरकार के एलजी साहब के पास जाती हैं, तो हर फाइल पे कुछ 2-4 अंग्रेजी की लाइनें लिख देते। एलजी साहब ये कह रहे हैं भाई जो फाइलें वापस करी उसमें इन्होंने वो फाइल इनकम्प्लीट थी, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, रूल्स के खिलाफ थी, इसलिए मैंने वापस करी। अब एक फाइल हमारी थी दिल्ली हेल्थ केयर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, उसमें एलजी साहब ने एक लाइन लिख के भेजी, आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। ये कौन से रूल का वायलेशन है? आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। इसमें कौन से रूल का वायलेशन है? इसमें कौन से प्रोसीजर का वायलेशन है? ऐसे तो हिटलर भी नहीं करता होगा। ये तो तानाशाही है, ये तो डिक्टेटरशिप है। बस आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। एक दिन हो सकता है उस दिन वाइफ से झगड़ा हो गया हो, तो ही डिडंट लाइक द आइडिया। 1 करोड़ रुपए हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपए देंगे, जो शहीद होगा, सैनिक होगा, अगर वो दिल्ली का रहने वाला तो उसके परिवार को सम्मान के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस में अगर कोई काम करता है, वो ड्यूटी पे मारा जाता है, काम करते हुए किसी ऑपरेशन में मारा जाता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। हमने कहा था फायर डिपार्टमेंट का अगर कोई कर्मचारी फायर ऑपरेशन में मारा जाता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे। बताओ क्या गलत करा था? ये वाली फाइल भी एलजी साहब ने पहले तो लिख दिया केंद्र सरकार की ओपिनियन ले लो। कानून में कहीं नहीं, अरे केंद्र सरकार की ओपिनियन लेते तो दिल्ली वाले बेवकूफ थे जो चुनाव में लंबी लंबी लाइनों में वोट डाल के आए थे, और एलजी साहब कहते हैं उनसे पूछो। फिर भी हमने सोचा यार क्या फायदा लड़ाई करने से, हमने भेज दी फाइल। 2 साल तक फाइल केंद्र सरकार में पड़ी रही, 2 साल तक कोई जवाब नहीं आया। रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजे, अफसर भेजे, फोन करे केंद्र सरकार को, भाई इतनी हमारी दूसरी फाइल अटका रखी, ये तो क्लियर कर दो। उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर एलजी साहब को चिट्ठी लिखी जी, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। अब एलजी साहब ने एक और ऑब्जेक्शन कोई लगा के भेज दिया। इसमें अब ये बताओ एलजी साहब कि इसमें कौन से कानून की वायलेशन है, कौन से प्रोसीजर की वायलेशन है? मैं 6 परिवारों को, फायर डिपार्टमेंट के 6 परिवारों को हमने अनाउंस कर रखा है कि 1 करोड़ रुपया देंगे। उनकी रोज उनकी विधवाएं मेरे घर के चक्कर काटती है कि क्या हुआ। मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को? उस फाइल को भी शर्म आनी चाहिए। उस फाइल को भी एलजी साहब ने कहते हैं, अब एक उसमें लिख दिया लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ले। जितने हमने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट होते हैं, हमने कहा सारे फ्री।
उस पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, बोले केवल बीपीएल के लिए फ्री होंगे। फिर हमने वो जो स्कीम बनाई थी 1 महीने में सर्जरी नहीं होगी तो प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हो, उसमें बोले कि बीपीएल के लिए होना चाहिए। ये कौन से का प्रोसीजर की वायलेशन थी जी? ये कौन से रूल की वायलेशन थी? ये तो आप तो अपनी मनमानी चलाओगे, जो आपके मन में आएगा बीपीएल के लिए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वोट मांगने हम गए थे, वोट मांगने आप नहीं गए थे। हमने कहा था दिल्ली की जनता को कि हम तुमको ये देंगे, हमने कहा था, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, बस ये डेमोक्रेसी है। और उसके बाद एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया, मीडिया में ऐसी भदपीटी एलजी साहब की, ऐसी भदपीटी, 10 दिन में फिर क्लियर कर दिया, वही प्रपोजल क्लियर कर दिया, वही प्रपोजल, वही चीज सारी अब बिना बीपीएल की कंडीशन के क्लियर कर दिया। तो एलजी साहब किसके प्रति जवाब दे हैं? कौन जवाब देगा? जो एलजी साहब ने सेम प्रपोजल अगर एलजी साहब ने क्लियर किया, इसका मतलब बदमाशी करी एलजी साहब ने, मान ली मैंने बदमाशी करी, इसका जवाब दे एलजी साहब, दिल्ली की जनता को जवाब दे एलजी साहब कि सेम प्रपोजल को क्यों पास किया। उसके बाद डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिजेक्ट कर दिया। क्या 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 रिजेक्ट किया? ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों के ऊपर, यह लिखा था फाइल पर, ट्रैफिक बढ़ जाएगा सड़कों पर। इसमें कौन सी वायलेशन थी? कौन से रूल की वायलेशन थी? कौन से प्रोसीजर की वायलेशन थी? मीडिया में ऐसी भदपीटी, इनकी ऐसी भदपीटी, 10 दिन में क्लियर कर दिया, सेम प्रपोजल, पूरा प्रपोजल सेम क्लियर कर दिया। इसका मतलब गलत थे आप, बदमाशी कर रहे थे, इंटेंशन खराब थी, नीयत खराब थी आपकी, साबित हो गया फाइलों पे आपकी नीयत खराब थी। अभी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, उसको इन्होंने लिख दिया केंद्र सरकार को भेजो। कौन से वायलेशन है जी? कौन से रूल की वायलेशन है? कौन से प्रोसीजर की वायलेशन है? कौन से कानून में लिखा है कि केंद्र सरकार को भेजो? क्यों भेजो केंद्र सरकार को? हर चीज केंद्र सरकार को भेजो। हमें वोट मिला है, जनता से मैंने जाके पूछा, भाई आपको लाइन में खड़ा अच्छा लगता है कि आपके घर राशन में? कहते जी घर भेज दो, राशन बड़ा अच्छा है, हमारे घर कोई दे जाएगा, हमको क्यों राशन की दुकान पे जाना पड़ेगा, जनता बड़ी खुश है, राशन की चोरी बंद हो जाएगी। मैं दिल्ली के 10 अस्पतालों में गया, अस्पतालों में मैंने देखा, बाकी सारी, मैंने पूछा दवाइयां मिलती है, सारे बोले हाँ जी दवाइयां मिल रही है, पर मैंने देखा दवाइयों की खिड़की पे लंबी लंबी लाइन। मैंने एमएस से पूछा, एमएस बोला जी अगर मेरे को नई खिड़कियां खोलनी है तो मेरे को फार्मासिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट की भर्ती करनी पड़ेगी। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा एलजी साहब ये नए फार्मासिस्ट की भर्ती कर दो। एलजी साहब ने आज तक, अगस्त के का मामला है, आज तक भर्ती नहीं करी, अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है। बताओ एलजी साहब इसमें कौन से प्रोसीजर की वायलेशन करी मैंने तो चिट्ठी लिखी थी आपको, आज भी दिल्ली में जनता लंबी लंबी लाइनों में खड़ी है। मैंने एलजी साहब को कहा था मेरे को बहुत, मेरा अपना नेटवर्क है ग्राउंड पे, मेरे को चारों तरफ से खबर आ रही है ये फूड कमिश्नर बहुत ही करप्ट है। मैंने कहा जी इसको हटा दो। और पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 3 बार मैंने वेडनेसडे मीटिंग्स के अंदर एलजी साहब को कहा, मैंने कहा ये फूड कमिश्नर बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है, खूब पैसा चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, इसको हटा दो, किसी ईमानदार आदमी को बना दो। एलजी साहब ने उसको नहीं हटाया। किसकी जिम्मेदारी आज अगर राशन के अंदर चोरी मिल रही है? क्यों नहीं हटाया उन्होंने? मैंने कहा जी डोर स्टेप डिलीवरी कर दो राशन की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म करें? अब आज सीएजी ने कह दिया भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी फूड कमिश्नर को नहीं हटाया इन्होंने। उसके अंदर जो जो अधिकारियों की गड़बड़ है उनको कौन हटाएगा? इन लोगों का ये ऐसे ही चलेगा, अब ऐसे ही ढांचा चलता रहेगा। जानबूझकर मुझे लगता है ऐसे ऑफिसर्स को क्रिटिकल पोस्ट्स पे पोस्ट किया जा रहा है जो उस डिपार्टमेंट का भट्ठा बिठा दें। जानबूझ के मुझे लगता है वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं ताकि दिल्ली सरकार ठप हो जाए। तो भ्रष्टाचारियों को बचाना, वैकेंसियों को खाली रखना, गलत अफसरों को क्रिटिकल पोस्ट पे पोस्ट करना, यह सब क्या दिखाता है? और जितनी हमारी क्रिटिकल स्कीमें हैं उनको सबको ठप कर देना, ये केवल एक ही चीज दिखाता है कि एलजी साहब दिल्ली को ठप करना चाहते हैं और ठीकरा हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं कि ये लोग। मेरा एक ही क्वेश्चन है, हु इज एलजी अकाउंटेबल टू? ही इज अकाउंटेबल टू ओनली बीजेपी। बीजेपी ने उनको बनाया है, उनकी कुर्सी तब तक है जब तक बीजेपी चाहेगी। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन एलजी। एड एंड एडवाइस ऑफ बीजेपी इज बाइंडिंग ऑन एलजी। जिस दिन एलजी ने बीजेपी की एड एंड एडवाइस नहीं मानी, 24 घंटे के अंदर उनको रास्ता बाहर का दिखा देंगे कि। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि समाधान यही है, जो पावर्स शीला जी के पास थी वो वाली सारी पावर्स दिल्ली सरकार को रिस्टोर की जाए। सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास हमेशा से था, दिल्ली सरकार के पास आना चाहिए। ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए।
ऑफिसर्स के खिलाफ विजिलेंस की प्रोसीडिंग्स की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, सस्पेंड करने की, डिसमिस करने की पावर दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के पास आनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर सख्त कदम उठाया जा सके। और कोई भी फाइल दिल्ली सरकार के पास एलजी के पास नहीं जानी चाहिए जैसे दूसरे स्टेट्स के अंदर होता है। सारा काम गवर्नर के नाम पे होता है, लेकिन फाइलें कोई एलजी के पास से गवर्नर के पास नहीं जाती। ये क्यों रखा गया था? दिल्ली को आधा राज्य आधा यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? क्योंकि केंद्र सरकार को एक ये डर था कि दिल्ली में अगर कोई ऐसी सरकार आ गई, क्योंकि केंद्र सरकार का सारा ढांचा यहां पे है, क्योंकि ये राजधानी है, तो केंद्र सरकार के इंटरेस्ट्स को कभी किसी तरह से वायलेट ना किया जाए। तो एलजी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केवल और केवल उन विषयों पे होना चाहिए जहां पे केंद्र सरकार के इंटरेस्ट्स का कंफ्लिक्ट पैदा होता है। मान लो केंद्र सरकार की कोई जमीन है, हम उस पर कुछ करना चालू कर दें, उसमें एलजी का इंटरफेरेंस होना चाहिए। ये डे टू डे राशन, बिजली, पानी, सड़कें, इसके ऊपर एलजी का कोई से नहीं होना चाहिए और एलजी को कोई फाइल नहीं जानी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से अंत में यही निवेदन है, हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 1 लाख बना के दिखाओ पूरे देश के अंदर, तब जनता आपकी तारीफ करेगी। हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, आप केजरीवाल को 100 तक सीमित कर दो, तो इस देश की जनता ऐसी नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करती। मनीष सिसोदिया 250 स्कूल बना रहा है, आप प्रधानमंत्री हो, 2.5 लाख बना के दिखाओ स्कूल पूरे देश के अंदर। मनीष सिसोदिया 20 कॉलेज बनाने की बात करता है, आप 2 लाख कॉलेज बनाओ पूरे देश के अंदर, तब आपकी वाह है। आप मनीष सिसोदिया के 20 कॉलेज में अनिल बैजल को फोन करके बोलोगे इसके कॉलेज ना बनने दियो, तो लंबी लाइन खींचो, पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति करना बंद करो। शुक्रिया।